जैसे जैसे यूपी के पहले फेज के मतदान की तारीख करीब आ रही है, सर्दी में यूपी का चुनावी पारा हाई हो चुका है। अयोध्या के साधु कांग्रेस उम्मीदवार रीता मौर्य पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संतों का आरोप है कि रीता मौर्य काफी दिनों से धर्मांतरण के लिए काम कर रही हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने दावा किया कि ऐसे उम्मीदवार का साधु संत विरोध करेंगे और कांग्रेस को जनता आईना दिखाएगी। कांग्रेस ने अयोध्या से रीता मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया, जिनका विरोध हो रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता शुरू से ही रही है वो दर्शाते हुए और उन्होंने प्रत्याशी अयोध्या में दिया है। जिस महिला का उन्होंने महिला को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, वो महिला लगातार ईसाई मिशनरियों के लिए काम करती है। लगातार धर्मांतरण के मामले में तमाम जगह चंगाई सभा लगाकर और जो भोले भाले हिंदू हैं, मौर्य समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के और भी गरीब समाज के, उनको बरगलाकर ये महिला ईसाई बनाती है। ऐसे लोगों का धर्म नगरी अयोध्या से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या का साधु संत हिंदू जनमानस इसका पुरजोर विरोध और निंदा करता है। तो साधु संतों की नाराजगी देखने को मिल रही है अयोध्या से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रीता मौर्य खुद जुड़ चुकी हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। रीता मौर्य, आप पर आरोप ये लग रहा है अयोध्या के साधु संतों की तरफ से। अगर इस वक्त आप महंत राजू दास को सुन रही होंगी, उनका कहना है कि आप धर्मांतरण के कार्य में लगी रही हैं और यही वजह है कि आपको ये मौका दिया गया है अयोध्या से। भाजपा चुनाव हार रही है जी, अयोध्या से कर रहे हैं, इसलिए बयानबाजी। बहन प्रियंका गांधी जी ने हम महिलाओं को टिकट दिया है, आधी आबादी महिलाओं की है। मैं यहाँ से चुनाव जीत रही हूँ, इसलिए बौखलाए हुए हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। इसमें क्या सच्चाई है रीता जी? इसमें क्या सच्चाई है कि क्या आप वाकई मिशनरी के लिए काम करती हैं? क्या धर्मांतरण के कार्य में वाकई आप लगी हुई हैं? यह आरोप है। हमारे घर में हमारे पूर्वजों दादाजी का जो हनुमान जी का मंदिर है घर पर, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। हमको जब टिकट मिला है, हमने हनुमानगढ़ी दर्शन किया है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे में आप देखिए, हमारा फोटो आया होगा जी। और जो पूछना हो हमारे पति जी से पूछिए। ठीक है, मैं उनसे भी सवाल पूछती हूँ। रीता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, दरअसल अब अयोध्या में आप चुनाव लड़ेंगे और साधु संतों की नाराजगी मोल लेंगे, तो राहें आसान नहीं होने वाली है। तो आप लोगों के पास इसका क्या जवाब है? जी सुनिए जी, देखिए, हम बता रहे हैं, हम रीता जी के पति जी हैं। हाँ। देखिए, साधु संत जो है, संत का अर्थ होता है कि संत होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं पर ऐसा टीपा टिप्पणी करके ये साधु संत खुद ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का काम कर रहे हैं। आज पूरा समाज देख रहा है, जहां रोटी कपड़ा और मकान। महिला पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है, वो एक एंगल है, वो धर्मांतरण का मसला है। रीता जी से मैं समझना चाहूंगी। रीता जी, आप पर कोई पर्सनल अटैक किसी ने नहीं किया है। मैं राजू दास को भी सुन रही थी। चुनावी माहौल है और आपकी प्रोफाइल के बारे में उन लोगों का ये कहना है कि आप धर्मांतरण के कार्यों में संलिप्त रही हैं। आपके मौर्य समाज के लोग, दलित समाज के लोग हैं, उनका आप धर्मांतरण कराती है, ये साधु संतों का आरोप है। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि आरोप की सच्चाई क्या है। साधु संत राजू दास जी हमेशा। जी, रीता जी को बोलने दीजिए। रीता जी को इस वक्त लोग सुनना चाह रहे हैं, आप प्लीज उन्हें मौका दीजिए। रीता मौर्य, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। बयानबाजी बोलो। सुर्खियों में बने रहे, एक गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, मेरे यहाँ पूर्वजों की मंदिर है, पूजा पाठ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पूजा पाठ करने पे कोई सवाल नहीं है। और इस वक्त राजू दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। राजू दास जी, आपका आरोप है कि धर्मांतरण के कार्य में संलिप्त रही है रीता जी। रीता जी इस वक्त मेरे साथ है, आप जो सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं।
नहीं, देखिए, सवाल किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है। सवाल मुझको पूछना था कांग्रेस पार्टी से, सवाल मुझको पूछना था राहुल गांधी जी से। मैंने सवाल माननीय राहुल गांधी जी से किया कि अयोध्या जैसे धर्म नगरी में जो सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ लगातार ईसाई मिशनरियों का सहयोग करती हो और लगातार ईसाई मिशनरियों के लिए जो काम करती हो, उसको अयोध्या विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चीज को लेकर राजू दास जी, आप मेरे साथ बने रहिए। अब रीता मौर्य से आप ही का सवाल लेकर एक बार मैं फिर जाती हूँ। आप एक बार सुन लीजिएगा कि उनका जवाब क्या है। रीता जी, आपने सुन लिया सवाल क्या है? अयोध्या के साधु संत यही सवाल आपके लिए उठा रहे हैं कि आप मिशनरी के कार्यों में लगी रही हैं, धर्मांतरण के कार्य में लगी रही हैं, ये सच है? ये गलत है। क्या प्रमाण है? प्रमाण दिखाइए। राजू दास जी, आपके पास कोई प्रमाण है? जी, प्रमाण मिल जाएगा आपको। नहीं, जब हमारे प्रमाण देने से ही काम चलेगा, तो मैं प्रमाण आपको दे दूंगा। लगातार चंगाई सभा इन्होंने कराई है, कई जगह इनके मामले सम्मिलित हैं इसमें, ये इनका प्रमाण है। हमसे छोड़िए, अन्य लोगों से भी पूछ लिए, तमाम लोग बोलने वाले हैं, तमाम लोग आपको प्रमाण देने वाले हैं। चलिए, मैंने आरोप लगाया है तो कोई बात नहीं है, आप आरोपी से मत पूछिए, जिसने आरोप नहीं लगाया है उससे जानकारी कर लो आप। चलिए, आप दोनों ने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब चुनावी माहौल है तो ये पब्लिक को ही खुद तय करना है कि पब्लिक इसको किस तरीके से लेती है और अयोध्या में साधु संतों की नाराजगी को किस तरीके से रीता मौर्य लेती है, वो आने वाला वक्त तय करेगा। इस बीच हम रामा दल के अध्यक्ष कल्की राम ने भी रीता मौर्य पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है और दावा किया है कि ऐसे लोगों का जनता विरोध करेगी। कि जो सनातन धर्म का विरोधी है वही कांग्रेस का प्रत्याशी है। अयोध्या के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। जो सनातन धर्म की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस उनको टिकट दे रही है। और यह बात पूरे सनातन समाज को समझनी चाहिए कि सनातन समाज का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो अंग्रेजी संगठन कांग्रेस पार्टी है। इसलिए इसके समूल नाश का संकल्प लेकर हमें अपनी 100% एकजुटता के साथ प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी का समर्थन करना है। अन्यथा आने वाली पीढ़ी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए सड़क पे खून के आंसू रोना पड़ेगा। और अयोध्या का जो प्रत्याशी है, ये तो आरोपों की सिरमौर हैं। इनके वहां डेली नित्य सुबह 5 बजे एक सभा लगती है जिसमें धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जाता है। उनके बारे में अयोध्या का बच्चा जानता है कि वो किस तरह धर्म परिवर्तन का बिजनेस चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इन दिनों नामांकन का सिलसिला जारी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अब से थोड़ी ही देर में कौशाम्बी के सिराथू सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने वाले हैं। नामांकन से पहले उन्होंने शीतला मंदिर में पूजा अर्चना की। उसी वक्त की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सिराथू मौर्य का जन्म स्थान भी है। मौर्य के नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त बीजेपी के कद्दावर नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव प्रभारी हैं, अनुप्रिया पटेल अपना दल से वो भी मौजूद रहने वाली हैं। इस सीट पर केशव मौर्य ने पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई थी। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट हाई प्रोफाइल सीटों में, वीआईपी सीटों में शुमार है। सबकी नजरें यहां पे टिकी हुई है सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कौन है, ये हम आपको बताते हैं। पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल की बहन है। 2017 में जब आप पार्टी के अध्यक्ष थे, आपने तमाम छोटी पार्टियों को जोड़ा, तमाम लोगों को पार्टी के भीतर लाए। उन्हीं नामों में एक स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम था। अब वो चले गए हैं, तो क्यों चले गए सर? क्या कारण रहा और क्या उससे कोई नुकसान है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है और सबका साथ सबके विकास के ही क्रम में ये तमाम लोग जो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, भाजपा को जरूरत नहीं थी इनकी। इन सब लोगों को भाजपा की जरूरत थी। भाजपा के बिना इन लोगों की बैतरणी पार नहीं होने वाली थी, क्योंकि हम 2014 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत चुके हैं। हमारे 73 सांसद जीते थे। मुझे लगता है कि अवसरवाद को ना जनता क्षमा करती है और ना भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर इससे कभी कोई असर पड़ता है।
सर, अब सरकार के कामकाज पर थोड़ी बातचीत कर ली जाए। आपने सड़कों का जाल बिछवाया सर, आपने लोगों को आवास दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शौचालय दिया, गांव में बिजली आ रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, और अखिलेश यादव और विपक्ष कहता है कि सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 43 लाख उन गरीबों की पीड़ा को मतलब उनके सुख में बदल दिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली हमारी प्रदेश सरकार ने 43 लाख परिवारों को हमने घर दिया है। और जो घर दिया है हम सब तो अब जानते हैं, पहले तो मैं भी नहीं जानता था 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार क्या होता है, लेकिन गरीबों का झोपड़ी से निकाल करके, तिरपाल की छाया से निकाल करके पक्का मकान देने का मतलब वह गरीबों के लिए 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और श्री अखिलेश यादव जी को चूंकि उन्होंने इस प्रकार की पीड़ा को कभी सहा नहीं है, तो जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। जब आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं तो अचानक से पाकिस्तान और जिन्ना कहने लगते हैं, इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मैं पहले से भी जानता था कि परिश्रमी व्यक्ति नहीं है। मैं यह मानता हूं कि जो हमारे प्रदेश की स्थिति आज की डेट में आप देख रहे हैं, वह भाजपा की सरकार नहीं होती तो आज निश्चित तौर से यह जो आप जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, या तो आतंकवादियों को मुकदमे वापस ले रहे थे उस समय जब ये सरकार में थे, उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई होती तो आतंकवादियों को भी ये छोड़ देते। लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि जनता ने इनको सत्ता से बेदखल कर दिया और उत्तर प्रदेश में ना अब जिन्ना चलेगा, ना पाकिस्तान चलेगा, ना तालिबान चलेगा। यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के विकास की बयार चलेगी और कमल खिलेगा। आज यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से नामांकन करने वाले हैं। इस दौरान तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से पश्चिम यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 बड़े नेता अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह बुलंदशहर, जेपी नड्डा सिराथू विधानसभा में होंगे, जबकि राजनाथ सिंह अमरोहा में चुनाव प्रचार करेंगे। वो राजनाथ सिंह अमरोहा के नौगावा सदात से प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह आज भी पश्चिमी यूपी में रहने वाले हैं। अमित शाह बुलंदशहर की अनूप शहर विधानसभा में रहेंगे, जबकि दोपहर की बात करें तो करीब 1 बजे डिपाई में होने वाली जनसभा में मौजूद रहेंगे। इस सभा के बाद वो दोपहर 3:30 बजे गाजियाबाद और इस जनसभा में हिस्सा लेंगे। अमित शाह लोनी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में चुनावी सभा करने वाले। इसके बाद वो लोनी के गढ़ी कटैया गांव में डोर टू डोर कैंपेन भी करने वाले हैं। और इससे पहले कल उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और मथुरा में चुनाव प्रचार किया था। चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जोड़ी पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी आई थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका भी हश्र 2017 वाला ही होगा। 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है। राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। तो वहां पे
गृह मंत्री अमित शाह ने कल यूपी के अतरौली और बदायूं में जनसभा की थी। अतरौली के मंच से गृह मंत्री ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। डबल इंजन की सरकार ने यूपी को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जातिवादी सरकारें यूपी का भला नहीं कर सकती हैं। अभी अन्न की पोटली लेकर निकलते हैं अखिलेश जी, अगर एक कोई नई पार्टी के लिए तो हम मान ले। आपकी तो कई साल सरकार रही है, आपकी रही, मुलायम सिंह जी की रही, कब खरीद की, इसका हिसाब किताब लेकर आओ जरा। लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भाई, जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। मित्रों, ये कभी भी किसानों का भला नहीं कर सकते, ये अपने परिवार का भला करते हैं और किसी का भला नहीं। अभी एक समाजवादी इत्र वाले के यहाँ रेड हुई, 250 करोड़ रुपया निकला। 250 के मंच पूरा भर जाए इतना रुपया। अब रेड करी तो क्या मोदी जी राजनीति करते हैं? भाई आपका पहले ये बता दो कि एक इत्र वाले के वहां रेड हुई और 250 करोड़ रुपया बेनामी पकड़ा गया, इससे आपके रिश्ता क्या है? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? और अगर रिश्ता नहीं है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हमारे चुनाव लड़ने की व्यवस्था थी। अरे भाई 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़। मित्रों, ये लोग पारदर्शी से शासन नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार मुक्त शासन केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान ही। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश राज में हर जिले में एक बाहुबली और एक माफिया होता था। ऐसे लोग पिछले 3 सालों से जेल में बंद हैं। अब यूपी में कोई बाहुबली नहीं है बल्कि बजरंगबली है। हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और गोवा के भविष्य के लिए इस बार एक बार झाड़ू पे वोट दे दीजिए। अपनी पार्टी को एक बार के लिए अपनी पार्टी को भूल जाइए। आप पूछेंगे क्यों? सबसे पहले मैं बीजेपी के वोटर्स को एड्रेस करना चाहूंगा। बीजेपी के वोटर्स ने बीजेपी को 15 साल मौका दिया गोवा के अंदर राज करने का। 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, 15 साल बीजेपी ने गोवा के ऊपर राज किया। मैं बीजेपी के वोटर्स से, सपोर्टर्स से पूछना चाहता हूं, इन 15 सालों में बीजेपी ने आपके लिए क्या किया? कोई एक चीज बता दीजिए कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, गोवा के लिए बीजेपी ने ये किया। कुछ नहीं किया बीजेपी ने 15 साल में जब उनका राज था। अभी भी मैं आपको बीजेपी छोड़ के आने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको केवल ये कह रहा हूं कि एक बार, इस बार आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दीजिए। इन 15 सालों में जब बीजेपी का राज था, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने घोटाले किए, बीजेपी ने स्कैम्स किए। आज जो गोवा के अंदर कैबिनेट है, उसमें एक मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर सेक्स स्कैंडल का आरोप है, एक मिनिस्टर है जिनके ऊपर जॉब स्कैम का आरोप है, एक मिनिस्टर है जिनके ऊपर पावर स्कैम का आरोप है, एक मिनिस्टर है जिनके ऊपर लेबर स्कैम का आरोप है, एक मिनिस्टर है जिनके ऊपर वेंटिलेटर स्कैम का आरोप है। इतने सारे स्कैम्स इन लोगों ने 5 साल के अंदर किए हैं। तो बीजेपी ने स्कैम्स करने के अलावा कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कांग्रेस वालों को प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। जब माइनिंग बंद की गई थी तो कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में माइनिंग को लेकर बहुत बड़ा स्कैम किया। शाह कमीशन बैठा, 36,000 करोड़ का आरोप लगा। 10 साल हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट को, उन्होंने तो कुछ नहीं किया कांग्रेस वालों के साथ। तो जब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कांग्रेस को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, दूसरी पार्टी के लीडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया।
अब मैं बीजेपी के सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आपने और 5 साल इनको दे भी दिए तो ये क्या करेंगे? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इस वक्त आप गोवा से सुन रहे थे। गोवा के चुनावी माहौल में इस वक्त वो वहां के वोटर को अब फायदे गिना रहे थे कि अगर वहां पे उनकी सरकार आती है तो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो गोवा के बाद चलते हैं यूपी। योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर यूपी का सियासी पारा चढ़ चुका है। 4 दिन पहले यूपी के हापुड़ में योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। कल भी उन्होंने इस मंच से इस मुद्दे पर बयान दिया, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को मिल रहे समर्थन की घबराहट करार दे दिया है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी चुनाव प्रचार तेज किया हुआ है। एक दिन पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक साथ चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और बीजेपी पर हमला बोला। हम लोगों ने देखा था जब गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर उन्होंने तय किया था, तब रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की आई थी। अब उन्होंने 6 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर का सफर तय किया है। सर, 6 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर, ये सफर क्या कह रहा है? जो जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है, जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह तिरस्कार हो रहा है। उनको दौड़ाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब मतदान होगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये लोग नकारात्मक राजनीति से थक गए हैं। लगातार ऐसे मुद्दे जिससे बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं है, उनके खिलाफ खड़े हैं। ये जनता के लोग बुनियादी मुद्दों पे बहस चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान की भलाई हो। किसान के साथ जो अपमान का व्यवहार हुआ है, इसलिए किसान ने ये चुनाव अपने मान सम्मान का समझा है और आने वाले समय में ये किसान, नौजवान और यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुद्दे पर इस चुनाव में नहीं चलेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर ही चर्चा करनी होगी। आज आपने गन्ने वाली बात कही थी कि गन्ना चलेगा, जिन्ना नहीं चलेगा, इसको एलिब्रेट कैसे करेंगे सर? पाकिस्तान के मुद्दे नहीं चलेंगे, उत्तर प्रदेश के मुद्दे चलेंगे। गन्ने की खेती कर रहे किसान, उनकी समस्याएं, ये जड़ हैं। इन बातों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इनका समाधान करना है।